बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज दिन है जुमे का, तारीख है 17 जून। इस वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी से जुड़ी सबसे अहम खबर के हवाले से। आपको मालूम है कि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया की प्रायोरिटीज़, उनकी तरजीहात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, लिहाजा इस अहम तरीन ख़बर के हवाले से बात नहीं हो रही। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से एक बहुत बड़ी वारदात डालने की तैयारी कर ली गई है। पाकिस्तान अब एक ऐसे रास्ते पर चलने लगा है जिस रास्ते को हम पहले इस्तेमाल करके उसका नतीजा देख चुके हैं। मुशर्रफ फार्मूला आ रहा है और लाने वाले हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी। इसकी तफसीलात पर जाने से पहले 2 से 3 चीज़ें मैं आपको याद दिलाऊं। आपको याद होगा 12 अक्टूबर 1999 को साबिक आर्मी चीफ़, उस वक्त के आर्मी चीफ़ जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने एक मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा था। वो इक़्तिदार में आए थे, शब खून मारा था और पाकिस्तान में जमहूरियत को रुखसत कर दिया गया था। मगरबी ममालिक क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं था, नहीं जानते थे, एक मिलिट्री कू हुआ था पाकिस्तान में, तो फिर स्केप्टिकल थे वो पाकिस्तान से किस तरीके से डील करेंगे, शख्स से कैसे डील करेंगे। तो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने अपनी एक्सेप्टेबिलिटी मगरबी दुनिया में बढ़ाने के लिए, अपने आप को उनके साथ मुतारफ़ करवाने के लिए, अपना रोशन ख्याल चेहरा उनके सामने रखने के लिए एक कॉन्सेप्ट सामने रखा था। एक नाम आपको याद होगा, बहुत सारे लोग जो उस वक्त छोटे होंगे उनके जहन में भी ये होगा कि एक चीज़ हुआ करती थी जो हमें बताई जाती थी, एनलाइटेंड मॉडरेशन, जिसका उर्दू में तर्जुमा किया जाता था रोशन ख्याल एतदाल पसंदी। इस रोशन ख्याल एतदाल पसंदी के तहत आपको याद होगा कुत्ते उठाकर परवेज़ मुशर्रफ की तस्वीर आती थी, उनको डांस करता भी दिखाया जाता था, उनको सिगार पीता हुआ दिखाया जाता था और फिर मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर उनकी गुफ्तगू आपको याद होगी। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने अपनी जो एक्सेप्टेबिलिटी है पूरी दुनिया में बनाने के लिए, उनके दौर में वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी, उन्होंने इसराइलियों के साथ मुलाकात की, तुर्की में जाकर उन्होंने एक चनाब फार्मूला रखा, CBM स्टार्ट किए गए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, इंडिया के साथ तजारत करेंगे, बातचीत करेंगे, राब्ते करेंगे, कश्मीर को उठाकर डाल देंगे बैक बर्नर पर। अभी मैं क्योंकि इससे जुड़ी हुई बात मैंने आगे कंटिन्यूएशन में करनी है, पहले मैं आपको बता दूं मैंने जो गुज़श्ता वीडियो की थी, क्योंकि पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज डाउन है, फाइबर ऑप्टिक केबल जो है उस पर कोई कट लगा है, बहुत सारे लोग उसको नहीं देख सके। बड़े इख्तिसार के साथ बता दूँ, गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद में एक ख़िताब किया, बड़ी तवील गुफ्तगू की। आधे घंटे का जो उनका फोकस है बातचीत का वो था इंडिया सेंट्रिक, इंडिया, चाइना और अमेरिका। चाइना और अमेरिका पर इस वीडियो में बात नहीं करनी, इस पर बात करनी है इस वीडियो में इंडिया के हवाले से। वो जो उस गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब है वो ये है कि जनाब कश्मीर ज़ाहिर है कि एक बहुत अहम मामला है, पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत रखता है। इस्लामोफोबिया जिस तरीके से चल रहा है इंडिया में, ये भी बहुत अहम मामला है। हमारे बहुत सारे और मसाइल इंडिया के साथ, लेकिन हमें बातचीत करनी चाहिए, इंडिया के साथ तजारत करनी चाहिए। अगर हमारी मुआशी इंटरडिपेंडेंसी होगी, अगर पाकिस्तान की मईशत का इन्हसार भारत और भारत की मईशत का इन्हसार पाकिस्तान की मईशत पर होगा तो फिर एक्सट्रीम पोजीशंस नहीं लेंगे ये मुल्क, हमारी फ़िज़ा अच्छी बनेगी। तो प्रैक्टिकली सजेशन ये दी जा रही है कि कश्मीर का मामला हो, 5 अगस्त 2019 के वाक़यात हों, या फिर इंडिया का कोई भी पाकिस्तान के हवाले से जारहाना रवैया हो, उसको पसे पुश्त डालकर राबतों का आगाज़ कर दिया जाए। अब ये राब्तों का आगाज़ एग्जैक्टली कब होने जा रहा है ये तो ज़ाहिर है कि आने वाले दिनों में देखना होगा, लेकिन ये पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दी गई। इसके हवाले से मैं आपको 3-4 चीज़ें बता दूं। आपको मालूम है कि एक कहावत है कि यू कैन नॉट ट्रीट द सेम पेशेंट विद द सेम मेडिसिन, व्हेन इट डिड नॉट वर्क फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क दिस टाइम। ये जो दवाई है बातचीत की, राब्तों की, ये दवाई तो हम इस्तेमाल कर चुके हैं पहले। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जो एतमाद साजी के इक़दामात किए थे, एक ईज़ी वीज़ा रेजीम इंट्रोड्यूस करवाई थी, आने जाने का सिलसिला शुरू हुआ था, कल्चरल एक्सचेंजेस होती थी, कश्मीर पर आपने मुख्तलिफ़ मकामात पे सरहदें जो हैं वो खोल दी थी इंडिया के साथ, तजारत की बातें होती थीं, इसी तरीके से मुलाकातें होती थीं, बैकडोर भी मुलाकातें होती थीं और पूरी दुनिया के सामने पब्लिक आय में भी मुलाकातें होती थीं। उसका नतीजा क्या निकला? क्या
آپ نے انڈیا کے ساتھ اپنے معاملات درست کر لیے، چناب فارمولہ پر آپ نے عمل درآمد کر لیا کہ چناب کے اس طرف کا کشمیر وہ انڈیا رکھ لے اور اس طرف کا ہم رکھیں گے۔ معاملہ صرف کشمیر تک محدود نہیں ہے، یہ معاملہ بہت سنگین ہے، ہم اسی میڈیسن سے ٹریٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اور بلاول بھٹو زرداری نے جو بات کی، پاکستان کی خارجہ پالیسی خاص طور پر انڈیا کے حوالے سے سب کو معلوم ہے اور ایک لیجیٹیمیٹ انپٹ ہوتا ہے پاکستان کی پاورفل ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا، کیونکہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو بھی پالیسی رکھی جائے گی اس کا براہ راست اثر پاکستان کی مشرقی سرحدوں پر موجود فوجی کے اوپر پڑے گا۔ پاکستان کی آرمی نے اس کا فال آؤٹ جھیلنا ہے، سرحدوں پر تو ان کا انپٹ بہت ضروری ہے، لیکن کیا پاکستان کی فوج کا اتنی بڑی ڈراسٹک چینج پاکستان کی خارجہ پالیسی میں انڈیا کے حوالے سے کیا وہ شامل ہے؟ کیا پاکستان میں راولپنڈی، اسلام آباد اور جو بیسیکلی جو پاورفل کوارٹرز ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری کو بیک کر رہے ہیں اس معاملے پر؟ کیونکہ یہ تو ایک نارمل اس وقت گفتگو نظر آتی ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کو مکمل سپورٹ حاصل ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی، تو جب اس قسم کی فضا میں یہ گفتگو کریں گے وزیر خارجہ تو لامحالہ یہی لگے گا کہ پاکستان کی ملٹری جو ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہے کہ انڈیا کے ساتھ کشمیر والے معاملے کو سائڈ پر رکھیں، تجارت شروع کریں، ان کے ساتھ بات چیت شروع کریں، ملاقاتوں کے سلسلے شروع کریں۔ دیکھیں گے کہ جناب جب ہمارے معاشی انحصار ایک دوسرے پر بہت بڑھ جائے گا تو پھر ہم اپنا مدعا زیادہ بہتر طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کر سکیں گے۔ ان شارٹ یہ کچھ جو ہے وہ کرنے کی تیاری کر لی گئی ہے۔ اب کوسچن سب سے بڑا اور بنیادی سوال یہ ہے کہ آج سے 6-8 ماہ پہلے، 10 ماہ پہلے تک آپ کو یاد ہوگا پاکستان کی ملٹری کی طرف سے ڈاسیر ایشو کیے جاتے تھے۔ میجر جنرل بابر افتخار نے پریس کانفرنس کی تھی دفتر خارجہ میں، جس میں انہوں نے پاکستان میں انڈین انوالومنٹ کا تذکرہ کیا تھا۔ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کی جغرافیائی ناکہ بندی کر رہا ہے، اسٹریٹجک انسرکلمنٹ، کہ مشرقی سرحد کے اوپر وہ خود بیٹھا ہے اور افغانستان میں وہ جو کچھ کھیل کھیلتا رہا، اور اس میں جھوٹ بھی نہیں ہے، یہی کچھ انڈیا کرتا رہا۔ اس کی پالیسی واضح ہے، اس نے افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا۔ پاکستان کی مغربی سرحد سے جو کارروائیاں پاکستان میں دہشت گردی کی گئیں ان میں سانحہ APS آرمی پبلک سکول وہ شامل ہے۔ یاد رکھیے اس میں پاکستان سٹاک ایکسچینج سے لے کر چائنیز قونصلیٹ کراچی سے لے کر PC گوادر سے لے کر جس قسم کے حملے پاکستان کی سرزمین پر کیے گئے، بھارت نے کلبھوشن جادو کو یہاں پر بھیجا، بھارت جو کچھ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے کر سکتا تھا کیا گیا۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ پاکستان کے حوالے سے جو فری بلوچستان موومنٹ ہے اس کے پیچھے کون لوگ ہیں، یہی انڈیا شامل ہے اس میں۔ اسی طریقے سے EU ڈس انفو لیب جس کے ذریعے پاکستان کو پوری دنیا میں بدنام کیا گیا، اس کی رپورٹ EU ڈس انفو لیب کی وہ واضح ہے کہ ایک باقاعدہ نیٹ ورک، آرگنائزڈ نیٹ ورک جو ریسرچ اینڈ انالیسز ونگ ہے انڈیا کا وہ چلا رہا تھا، انفارمیشن لانڈر کی جاتی تھی، اس کو لیجیٹیمائز کروایا جاتا تھا ANI جیسے انڈیا کے اداروں سے، اور پھر اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا تھا پوری دنیا میں۔ FATF فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس، اس میں انڈیا نے خود بارہا اس بات کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ ہاں ہم وہاں پر ہماری کوششوں کی وجہ سے پاکستان گرے لسٹ میں ہے اور پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈال دیا جائے گا۔ ویسے تو اس کے حوالے سب کو اچھی خبر آ رہی ہے، لیکن یہ سب کچھ انڈیا نے خود تسلیم کیا ہے۔ انڈیا نے تسلیم کیا ہے کہ اس نے پاکستان کو توڑا۔ 1971 کے واقعات کے پیچھے انڈیا پرائم منسٹر کے لیول سے لے کر نیچے تک یہ سب کچھ کہہ چکا ہے۔ اس کی ایک نون پالیسی ہے اوفینسو ڈیفینس کی، جس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سرحدوں کے اوپر لڑنا نہیں چاہتے دشمن کے ساتھ تو اندر گھس کے اس کو اتنا کمزور کر دو، اس کی فالٹ لائنز کو استعمال کرو۔ یہ سب کو معلوم ہے اور یہ بیک گراؤنڈ بتانے کی اس وجہ سے ضرورت ہے کہ یہ جب آپ پالیسی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے رکھنی ہے، یہ میڈیسن تو آپ پہلے بھی استعمال کر چکے ہیں، کوئی شفا یاب نہیں ہو سکا۔ البتہ جو اس بات کی اساس ہے، میں اس کے اوپر آ جاؤں کہ بات چیت کرنی چاہیے، ڈپلومیسی جو ہے اس میں یہ طریقہ کار ہوتا ہے، طریقہ کار ضرور ہوتا ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی اور انڈیا کی خارجہ پالیسی میں بنیادی فرق میں آپ کو بتاؤں، وہ سٹینس کا نہیں ہے، وہ موقف کا نہیں ہے، وہ تسلسل کا ہے۔ انڈیا کے پاس آپ جا کر اس کو ریسرچ کر سکتے ہیں، پاکستان کے حوالے سے گزشتہ 20 سالوں میں آپ کوئی ایک انڈیا کی سٹیٹمنٹ اٹھائیں جس میں ٹیررزم کا تذکرہ نہ ہو، کنسسٹنسی کے ساتھ، صحیح ہے یا غلط ہے، وہ یہ بات کرتا آ رہا ہے پاکستان ایپی سینٹر ہے، مرکز ہے دہشت گردی کا۔
क्या हुआ, एक झूठ को बार बार बोलें, पूरी दुनिया उस पर यकीन करने लगती है। और इंडिया ने इस पॉलिसी के ज़रिए पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक दहशतगर्द रियासत के तौर पर मुतारफ़ करवाने की सर तोड़ कोशिशें की, बड़ी हद तक कामयाब भी हुआ। और हमारे यहाँ कश्मीर वाले मामले को ले लें, परवेज़ मुशर्रफ आते हैं, कश्मीर वाला मामला पहले बैक बर्नर पर जाता है, फिर सामने आ जाता है शर्म शेख में जाकर। यूसुफ रज़ा गिलानी पीपल्स पार्टी के दौर में जब मनमोहन सिंह के साथ मुलाकात करते हैं, उस एलामिये में बलूचिस्तान का तस्करा होता है लेकिन कश्मीर का तस्करा गायब हो जाता है। फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी के ज़माने में वापस भी आ जाता है। फिर आता है दौर नवाज़ शरीफ साहब का। नवाज़ शरीफ साहब के दौर में वो ऊफ़ा जाते हैं, रूस के शहर, शंघाई ताउन तंजीम के सरबरा इजलास की साइड लाइन्स पर मुलाकात करते हैं नरेंद्र मोदी के साथ, और कश्मीर पर बात ही करना भूल जाते हैं, समझौता एक्सप्रेस पर बात करना भूल जाते हैं। मुंबई केस जो है वो सामने उसमें ज़रूर लिखा जाता है, उसमें दहशतगर्दी की बात की जाती है, उसके फॉलो अप की बात की जाती है, लेकिन कश्मीर पर बात नहीं की जाती। फिर उन्हीं के दौर में, नवाज़ शरीफ के दौर में, बाद में फिर आप कहते हैं कि कश्मीर वाला, आपकी स्टेटमेंट में दोबारा कश्मीर वाला मामला आ जाता है। ये जो इनकन्सिस्टेंसी है, इससे हमने इंडिया को भी ये बता दिया कि ना भाई, हमारा ये कोई सीरियस मामला नहीं है। एक चेहरा तब्दील होता है तो हमारी रियासत उठाकर इसको सामने रख देती है, कश्मीर को एक तब्दील होता है तो वापस रख देती है। पूरी दुनिया को मसला क्या है पाकिस्तान के साथ? 4 मेन मसाइल हैं। अगर आपने यही डिसाइड करना है तो पाकिस्तान से दुनिया को मसला क्या है? एक कश्मीर का मसला है, आप कश्मीर को इंडिया को दे दें, इंडिया के मसाइल हल हो जाएंगे, इंडिया पीछे हो जाएगा। आप चाइना के साथ अपने ताल्लुकात में सर्द महरी लें, उसको थोड़ा सा डाउन ग्रेड कर लें, मगरबी ममालिक और अमरीका खुश हो जाएगा। इसराइल को आप तस्लीम कर लें और अपने न्यूक्लियर एसेट्स जो हैं उनको गिव अप कर दें, ये मसाइल तमाम के तमाम हल हो जाएंगे। बस फिर आप रह जाएंगे मुल्क जैसा भी। अगर तो ये चलाना है इस तरीके से मुल्क, आप इस पर रेफरेंडम करवाएं, आवाम का मैंडेट लें। अगर वो ये समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए तो बिल्कुल कीजिए। यहाँ पर हमारे यहाँ वज़ीर ख़ारजा जो मौजूद हैं वो मैनिफेस्टो में ये रख कर ही नहीं आए, जितनी बड़ी ओवरनाइट वो चेंज लाने की बात कर रहे हैं पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में। उन्होंने अपना इलेक्शन इस मैनिफेस्टो पे, इस मंशूर पर नहीं लड़ा, उन्होंने इस पर आवाम से वोट नहीं लिया। जो जमहूरियत की असास है, एसेंस है, वो ये है कि जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो अपनी राय देंगे, फिर उनके नुमाइंदे उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे उस मंशूर के मुताबिक। ये बेहतर होगा कि अगर आप ये जो कागज़ पर लिखी हुई बहुत अच्छी बात नज़र आती है कि बातचीत होनी चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि किन शराइत पर होनी चाहिए। आप उसको अपने मंशूर में लिखें, उस मंशूर को लेकर आवाम के पास जाएं, आवाम से वोट लें, वोट लेकर आएँ और आकर फिर उसको इम्प्लीमेंट करें पूरे धड़ल्ले के साथ, पूरी अथॉरिटी के साथ। लेकिन ये जो तरीका है कि आपका ये नहीं मालूम कि आप 4 महीने के लिए वज़ीर ख़ारजा हैं या 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए, आप अपनी सोच में ये जो एनलाइटेंड मॉडरेशन का तड़का लगा रहे हैं, रोशन ख्याल, इत्दाल पसंदी के ज़रिए मगरिब के दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक ऐसी कोशिश है जिससे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को बाकायदा एक मजाक बना दिया है। जो इनकन्सिस्टेंसी है, इंडिया को ख़ुद नहीं अब पता कि पाकिस्तान के लिए कश्मीर को मसला है भी या नहीं। यानी अगर आप तसलसल से चलते, इंडिया आपको नहीं हरा सकता था, लेकिन पाकिस्तान की ये ज़िद है कि हमने इस मामले पर हारना है। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल। दीज आर द डिटेल्स। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, FATF के हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।